चलिए स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून। हम लोग अपना कॉस्ट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे मैट के हिसाब से देखिए चैप्टर का नाम है GACAP एंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। फुल फॉर्म GACAP का जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। वहाँ बुक में लिखा हुआ नहीं है, आप उसको नोट कर सकते हैं बुक में भी। और कैस का फुल फॉर्म है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। हम लोग इस पार्ट को अलग से पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 सेपरेट क्लास में होगा। इसका क्लास अलग से अनाउंस होगा, आप फॉलो करें। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। दिस इज आवर फोकस फॉर द टाइम बिंग। Like we have principles for doing financial accounting, we have also principles for doing cost accounting. As per these principles which had been made, being applicable for all the elements of cost, applicable for all the elements of cost. Element means cost के जितने भी आप varieties तोड़ सकते हैं, सबके लिए बातें अप्लाई होंगी। This principle says that the following has to be excluded from the cost. Following are excluded from the cost. इसमें in total you have to remember 7 items. There are basically 7 items which we will remember as 4 items and 3 items. हम ऐसे ब्रेक करके पढ़ेंगे। 4 आइटम में पहला है एबनॉर्मल कॉस्ट। ये कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं है, चाहे किसी भी कॉस्ट के एलिमेंट में चले जाइए, एबनॉर्मल कॉस्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं है। एबनॉर्मल मीन्स अनप्लान्ड कॉस्ट, जो आप सोचे नहीं थे वैसा कोई कॉस्ट। दूसरा है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब होता है जब आप अपने बिजनेस करने के लिए किसी से फाइनेंस लेकर आते हो, तो वो आपको जो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, जैसे शेयर होल्डर से जब कैपिटल लेके आता है तो डिविडेंड, किसी मनी लेंडर से या बैंकर से लोन लेके आते हैं तो इंटरेस्ट। डिविडेंड और इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट बनता है, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है। तीसरा है इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट इज अनदर नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज सेड टू बी इनकम सैक्रिफाइस्ड टू डू समथिंग। नाउ इनकम सैक्रिफाइस का कोई परिभाषा नहीं। इनकम सैक्रिफाइस इस एक कंपनी के लिए कुछ हो सकता है, दूसरी कंपनी के लिए कुछ और हो सकता है। देयर इज नो पैरामीटर टू मेजर। कहीं इसके कारण आप जब कॉस्ट में ये सब आइटम इंक्लूड करते हैं तो कस्टमर के ऊपर ज्यादा कुछ नुकसान वाला काम ना हो जाए, इसलिए ये इम्प्यूटेड कॉस्ट को कॉस्ट से बाहर किया गया है। नंबर 4, किसी भी तरह का फाइन, पेनल्टीज, डैमेजेस या फिर डेमरेज चार्जेस अगर आप किसी को भी पे करते हैं, किसी को भी यानी गवर्नमेंट को भी या फिर एनी अदर पार्टी को, तो वो भी कॉस्ट का पार्ट नहीं है। फिफ्थ, फिफ्थ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। फिफ्थ, अगर आपने किसी आइटम ऑफ कॉस्ट के रेस्पेक्ट में सब्सिडी, ग्रांट या इंसेंटिव रिसीव किया, किससे, किसी से भी फ्रॉम एनी वन, चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, यहाँ पे भी फ्रॉम एनी वन सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव अगर आपने रिसीव किया है फॉर एन आइटम ऑफ कॉस्ट, फॉर एन आइटम ऑफ कॉस्ट, तो वो कॉस्ट से रिड्यूस करना है, वो उस टोटल कॉस्ट के स्टेटमेंट से रिड्यूस करना है। छठा नंबर यहाँ पर लिस्ट में है कि अगर आपने किसी भी
इंसान से किसी भी तरीके का रिकवरी किया है, एनी सॉर्ट ऑफ रिकवरी, किसी भी इंसान से एज इन कैटेगरी वाइज अगर सोचे, फ्रॉम सप्लायर या एम्प्लॉयज या फिर कभी कभी कस्टमर से भी रिकवरी करते हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, फॉर एन आइटम ऑफ कॉस्ट, आप जो कॉस्ट का आइटम समझ रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में रिकवरी किया है, तो उस रिकवरी का अमाउंट को आप रिड्यूस कर देंगे अपने कॉस्ट से, टू बी रिड्यूस्ड। सातवां आइटम है कि जनरली एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग वी अलाउ यू टू अकाउंट एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब सोचा हुआ कॉस्ट, whereas in financial accounting we only allow you to account at actual cost। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर आप सोचकर अपने कॉस्ट का पार्ट मान लिए से 5,000, एक्चुअल में वो कॉस्ट फिर 6,000 हो गया, तो नियम के हिसाब से तो आपको एक्चुअल के हिसाब तक अकाउंटिंग करना चाहिए। आपने 5,000 अकाउंट्स में डाला है, एक्चुअल में कॉस्ट आ गया 6,000, तो जो 1,000 का डिफरेंस है वो डिफरेंस को भी अकाउंट फॉर करना चाहिए। बट वो डिफरेंस को हम एनालाइज करते हैं इन टू पार्ट्स। एक, क्या ये डिफरेंस नॉर्मल रीजन से है, क्या फिर ये डिफरेंस एबनॉर्मल रीजन से है। अगर ये नॉर्मल रीजन से है तो इट इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट। अगर ये डिफरेंस एबनॉर्मल रीजन से है तो इट इज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ कॉस्ट। अगर ऐसा है कि 1,000 में कुछ पोर्शन एबनॉर्मल है कुछ पोर्शन नॉर्मल है, तो जो पार्ट एबनॉर्मल है वो पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं है, जो पार्ट नॉर्मल है वो पार्ट ऑफ कॉस्ट है। नॉर्मल मान लीजिए अगर 400 है, एबनॉर्मल 600 रुपया है, तो as per the meaning of point number 7, the total cost which has to be accounted is 5,000, which is standard cost, plus normal deviation, normal difference, that is 400. Answer is 5,400. Seventh point is based on standard cost accounting system. We will uh, discuss standard cost accounting system later on in some other chapter and some other segment. But if your cost means standard cost, then you can take your cost as standard cost, but difference has to be also accounted, and if difference is normal then you account for it, if difference is abnormal then you ignore it। ओके, ये 7 आइटम आपको मुंह जवानी याद रखना है, और ऐसा नहीं कि ये इसी चैप्टर में पहली बार और आखिरी बार सीखते हैं, हम लोग ऑलमोस्ट हर चैप्टर में इसको घुमा घुमा के रिपीट करते रहते हैं। आप मैट में एक बार पेज 1 में आ जाइए। अभी जैसा मैंने बताया उसको टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा कैसे जाता है, आप उसको पढ़िए। GACAP, प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल टू एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, पढ़ रहे हैं। द फॉलोइंग सेक्शन डील विथ GACAP एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। बिफोर प्रोसीडिंग विथ एलिमेंट वाइज प्रिंसिपल्स, it is useful to summarize the principles applicable to all elements of cost। इसमें आपको 8 दिख रहा है, मैंने 7 बताया, 7 ही पढ़ना है। 8वां नंबर ऐसी फॉर्मेलिटी है, वो लास्ट में आएंगे तब पता चल जाएगा, पढ़ना 7 ही है। देखो, आप कीवर्ड्स को भी मार्क कर लेना। पहला पॉइंट बोलता है व्हेन एन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज अकाउंटेड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, variance due to normal reason are treated as part of element wise cost, but variance due to abnormal reason will not form part of cost। क्लियर है? लिखने बोला जाएगा तो लिखना भी आना चाहिए, ऐसा नहीं खाली मालूम हो गया तो काम हो गया। सेकंड, सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव and any such payment received or receivable with respect to input cost, मतलब any subsidy grant received should be relatable to an item of cost। मैंने लिखा ना for an item of cost, वही चीज यहाँ पे बता रहा है। with respect to the input cost is reduced from cost for ascertainment of the cost object to which such amount pertains। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है पेट्रोल। पेट्रोल में एक आर्टिकल आया था एक बार, बताया गया था कि 1 लीटर पेट्रोल को मैन्युफैक्चर करते तो कॉस्ट पड़ता है अप्रोक्सीमेटली 350 रुपीज पर लीटर। बिकॉज इसका आइडिया ऐसे भी लग जाता है कि पेट्रोल रॉ पेट्रोलियम से बनता है। रॉ पेट्रोलियम ये सऊदी कंट्रीज में मिलता है, सऊदी से आता है, आपको मालूम है। तो
उसका एक स्टॉक एक्सचेंज है जिसको हम लोग बोलते हैं कमोडिटी एक्सचेंज। सुने? एनसीएक्स कमोडिटी एक्सचेंज है जहां पर उसका ट्रेडिंग होता है। जैसे शेयर मार्केट का ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पे होता है, वैसे कमोडिटीज का ट्रेडिंग वर्ल्ड वाइड एक कमोडिटी एक्सचेंज पे होता है। कमोडिटी एक्सचेंज पे आप जब प्राइस देखेंगे तो प्राइस कम्स टू अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके 100 रुपया पर लीटर रॉ पेट्रोलियम का। और हमें तो वहां से अपने घर के पास पेट्रोल पंप पे 70 रुपया में मिल रहा है, जबकि सऊदी में रॉ पेट्रोलियम का दाम 100 रुपीज अप्रॉक्स पड़ता है। फिर तो ट्रांसपोर्टेशन भी है, फिर फैक्ट्री में लाके रिफाइन भी कर रहा है, फिर नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा रहा है, फिर नियरेस्ट पेट्रोल पंप तक पहुंचा रहा है। ये सब कैसे हो पा रहा है? हमारे पास जस्ट 70 में पहुंच रहा है। इट्स बिकॉज गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडी टू दोज कंपनीज, and what those companies are doing is in their total cost they are using that subsidy to reduce their total cost, and then they are adding their profit and selling it to us. सब्सिडी वगैरह यूजुअली गुड्स ऑफ मास पॉपुलेशन इंपॉर्टेंस में दिए जाते हैं। ओके, तो सब्सिडी ऐसा मत सोचना कि अगेन गवर्नमेंट ही देता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सब्सिडी दे सकता है। ओके, कोई जैसे लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, ये सब नाम आप यहाँ पे कलकत्ता में बहुत सुनेंगे। ये लोग भी जाके किसी कंपनी को, किसी स्कूल को, किसी फैक्ट्री को सब्सिडी दे देती है, जो एक समाज का भला करने के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका कॉस्ट ज्यादा है, तो ये लोग जाके अपने फंड से कुछ रुपया दे देते हैं। तो उन लोग अपना कॉस्ट को कम करके फिर कस्टमर को चार्ज करते हैं। जैसे हम लोगों के स्कूलों में, आईआईएम में, आईआईटी में यही तो होता है, कॉलेजेस में यही तो होता है। कॉलेजेस में आप फीस क्या देते हैं? 100 रुपया, 200 रुपया, बट उसके फैकल्टीज का एक्चुअल कॉस्ट कितना ज्यादा है। तो वो लोग कैसे अपने स्टूडेंट से 100-200 रुपया ले रहे हैं? क्योंकि जो फैकल्टी कॉस्ट है उसके अगेंस्ट में सब्सिडी आ जाता है, ग्रांट आ जाता है यूजीसी से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से। तो लोग कॉस्ट को रिड्यूस कर लेते हैं और फिर अपने कस्टमर को यानी स्टूडेंट्स को कम रेट पे चार्ज करते हैं। जिनको ग्रांट नहीं आता वो लोग अपने फीस को बढ़ा के रखते हैं। गॉट इट? ओके, तो सब्सिडी ग्रांट इंसेंटिव की ऐसी बात है। फिर आप देखिए तीसरा नंबर बोल रहा है एनी एबनॉर्मल कॉस्ट वेयर इट इज, एक और पॉइंट बोल देते हैं हम लोग जब थ्योरी लिखते हैं ना, वेयर इट इज मटीरियल एंड क्वांटिफाइबल। ये सब थ्योरी लिखने का तरीका है। वेयर इट इज मटीरियल एंड क्वांटिफाइबल मतलब कोई छोटा मोटा एबनॉर्मल कॉस्ट हुआ, जैसे 50-100 रुपए का नुकसान हुआ, वही जबकि कंपनी लाखों की है, या फिर कंपनी थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की और 1-2 लाख रुपए का नॉर्मल लॉस हुआ, तो वो इमटेरियल है। ओके, मटेरियल इज एक्चुअली कनेक्टेड विद द सिग्निफिकेंस ऑफ अमाउंट। अमाउंट कितना बड़ा है उससे मटेरियल आता है। एंड क्वांटिफाइबल इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप क्वांटिफाई नहीं कर सकोगे तो मेजर कैसे करोगे? नुकसान को मेजर करना इज बेसिकली क्वांटिफाई करना, विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट। फिर लिखा है पेनल्टी डैमेज पेड टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज मतलब गवर्नमेंट, और अदर थर्ड पार्टीज विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट। फिर फिफ्थ में कॉस्ट रिपोर्टेड अंडर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट विल नॉट इंक्लूड इम्प्यूटेड कॉस्ट। देख रहे हैं आप इम्प्यूटेड कॉस्ट कीवर्ड। And then sixth is finance costs incurred in connection with acquisition of resources such as material, utilities and the like will not form part of cost of such resources. कोई भी तरह का इंटरेस्ट या डिविडेंड कॉस्ट का पार्ट नहीं है। और सातवां नंबर में है क्रेडिट और रिकवरीज फ्रॉम एम्प्लॉइज और सप्लायर्स टू और अदर पार्टीज टुवर्ड्स कॉस्ट इनकर्ड। टुवर्ड्स कॉस्ट इनकर्ड इज इंपॉर्टेंट। रिकवरी किया टुवर्ड्स कॉस्ट इनकर्ड तो वो लेस होगा, नहीं तो लेस नहीं होगा। should be netted against such cost. ओके, आठवां नंबर मैंने नहीं बताया था। आठवां नंबर में क्या बोला आप देखो, बोलता है एक्सेप्ट अदरवाइज स्टेटेड the measurement of cost for cost accounting purposes will follow the same principles as set out in generally accepted accounting principles applicable to the concerned entity. बोला जब तक हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कुछ और नहीं बताया, मतलब इन्होंने मेन 7 पॉइंट ही बताया और लास्ट आठवां पॉइंट में क्या बोला कि अगर हम कुछ और न बोलें
तो इसके अलावा जो अकाउंट्स करने का जनरल प्रिंसिपल है ना, अकाउंट्स करने का, उसको बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। वो ही यहां पर भी अप्लाई हो जाएगा। मतलब इतने होशियार है ये लोग समझ, यही सोच के प्रिंसिपल्स बनाए कि जो भी इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उसको अकाउंट्स पहले से आता है। इसलिए क्लास 9 10 में अकाउंट्स पढ़ा देते, 11 12 का स्टार्टिंग में अकाउंट्स पढ़ा देते, स्टार्टिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ाते हैं कि पहले अकाउंट सीखो। उसी को थोड़ा सा बदल के कॉस्ट अकाउंटिंग बनाया गया। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ खास खास बातें बोल दिया है, 7 पॉइंट बोल दिया है, बोला उसके बाद जब तक हम कुछ और ना बोले तब तक सारा अकाउंट्स वाला बात यहाँ पे अप्लाई होगा। 8वां नंबर में यही बोला। देखना 8वां नंबर में वर्डिंग्स चेक करना, प्रिंसिपल्स एज सेट आउट इन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं। अरे भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोल रहा है कि जब तक मैं कुछ और न बोलूं तब तक जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बातों को अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो अकाउंट्स बाय डिफॉल्ट अगर आपको आता है तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर ही लोगे। बस कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ खास खास बात का ध्यान रखना है। अब आइए एक जनरल बात, इस 7 पॉइंट को लेके एक बार और थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करें। विजुअलाइजेशन एज इन, जैसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट, कॉस्ट मतलब आपको क्या क्लिक करता है, व्हाट गेट्स क्लिक्ड इन माइंड, कॉस्ट मतलब हिंदी में आप बोल रहे तो खर्चा, और कोई वर्ड दीजिए इंग्लिश में। एक्सपेंस, कैसे पहचानते हो ये एक्सपेंस है? एक और तरीका हो सकता है, जैसे जो पीएल में डेबिट हुआ, राइट, करेक्ट। और क्या हो सकता है, जो एक आउटफ्लो है इस तरीके का कि वो वापस नहीं आएगा। एक्सपेंस का मतलब तो यही होता है ना, खर्चा हो गया मतलब आउटफ्लो हुआ और वापस नहीं आएगा। वापस आया, आने वाला है तो एसेट हो जाता है, करेक्ट। जो गया और फिर ना आए तो एक्सपेंस है। हाँ, जो गया बदले में कुछ बेनिफिट भी देता है, कुछ फायदा भी देता है, तभी वो एक्सपेंस है। ओके, अगर गया और बदले में कुछ मिला नहीं, उसको लॉस बोलते हैं, वी कॉल दैट एज लॉस। उसी को बोलते हैं एबनॉर्मल एक्सपेंस, और एबनॉर्मल एक्सपेंस को लिस्ट से बाहर किया गया। ओके, यानी अगर हम आपको बोले एक भाई एक हाइपोथेटिकल लिस्ट बनाओ कि एक्सपेंस के क्या क्या नाम हो सकते हैं, तो आई डोंट थिंक एट दिस स्टेज ऑफ योर एकेडमिक्स आप इस लिस्ट को बनाने में डरेंगे। 50 नाम तो कोई भी लिख देगा, क्या क्या नाम से खर्चा हो सकता है, जैसे कि सैलरी, जैसे कि इलेक्ट्रिक, टेलीफोन, कोई भी लिख देगा। मतलब देयर वुड बी अ लिस्ट, एंड इफ यू गो टू कंपनीज they may not maintain the list exactly as per what we learn in accounts, they will maintain list as per their business। जैसे आप रियल लाइफ में कभी खर्चा का लिस्ट देखोगे किसी कंपनी का, तो लोग लिख देंगे पूजा एक्सपेंसेस, भगवान का अगर पूजा करता है तो क्लीनिंग एक्सपेंसेस, समझ में आ रहा है, सिक्योरिटी गार्ड एक्सपेंसेस। जबकि सिक्योरिटी गार्ड एक्सपेंस बोल के कोई आप जनरली लेजर अकाउंट नहीं खोलते हो। स्टडी मटेरियल एक्सपेंसेस, पोस्टेज एक्सपेंसेस, कुरियर एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, पॉलीथीन एक्सपेंसेस, लोग ऐसे ऐसे लेजर खोल देते हैं। तो ठीक है, हमने कभी मना नहीं किया, हमने कोई कानून थोड़ी बनाया कि आप ये सब लेजर खोलेंगे तो आपको जेल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑल फाइन। वी आर जस्ट सेइंग कि आउट ऑफ दिस लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस द बिजनेस पॉलिसी इन जनरल सेज कि आप जो भी एक्सपेंसेस हैं उसको जोड़िए, उसमें प्रॉफिट ऐड करिए और कस्टमर से चार्ज कर लीजिए। ओके, बिजनेस पॉलिसी तो यही बोलता है। व्हाट डज बिजनेस मीन्स, हम कुछ खर्चा करेंगे, उस पर हम प्रॉफिट जोड़ेंगे, कस्टमर से चार्ज कर लेंगे। अब आप जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ाते जाओगे, ग्रो करते जाओगे, वैसे वैसे आपके खर्चे बढ़ेंगे कि कम होंगे? बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली आपका सेलिंग प्राइस बढ़ सकता है, तो फिर कंज्यूमर को फायदा कैसे होगा? इसके लिए
जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल बना कि भाई ये लिस्ट ऑफ एक्सपेंस में कुछ आइटम आप लोग फालतू का लेते हैं जो आपको अपने कस्टमर से चार्ज कभी नहीं करना चाहिए। और वो आइटम में मेजरली पहले 4 आइटम को बताया गया। ऐसा नहीं है जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल में 7 पॉइंट एक साथ ही कोई सोच लिया होगा, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे सोचा गया होगा। हो सकता है एक आदमी ने एक ही पॉइंट रिकमेंड किया, वो चल बसा। फिर कोई सोचा तो वो 2 पॉइंट सोच पाया, फिर चल बसा। फिर कोई 10 आदमी का कमेटी बैठा, मिलके 7 पॉइंट सोचे। सब जमाने में धीरे 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 एड ऑन होते गए। और उन्होंने बताया कि इस लिस्ट में 4 आइटम से मिलता जुलता जो जो है उसको हटा दो। कौन कौन सा आइटम? एबनॉर्मल कॉस्ट अगर कुछ है उसको हटाओ। हाँ, फाइनेंस कॉस्ट अगर कुछ है हटाओ। फिर इम्प्यूटेड कॉस्ट बोल के कुछ है उसको हटाओ। आपने ले लिया होगा, उसको हटाओ। कोई फाइन पेनल्टी डैमेज बोल के है उसको हटाओ। फिर इसमें बोला गया कि अब कभी कभी कंपनियां जब काम करती है तो उनको बाहर से रुपया मिल जाता है। तो बाहर से रुपया अगर किसी आइटम ऑफ कॉस्ट के लिए मिला है, अगर मान लो इस आइटम ऑफ कॉस्ट, इसका नाम है ए, इसके लिए 5 लाख रुपए हम लोग लगाए थे और बाहर से कोई सब्सिडी बोल के 3 लाख दे दिया, तो हिसाब से आपका कॉस्ट 5 लाख नहीं है, आपका कॉस्ट तो 2 लाख है। तो वो 2 लाख ही लीजिए, आप 5 लाख मत लीजिए। जो लॉजिकल भी है, किसी ने आपको रुपया दिया तो उसको लेस करके फिर दूसरे को दीजिए। और कभी ऐसा भी होता है कि आपको बाहर से किसी ने नहीं दिया बट आप किसी से रिकवर कर लिए, किसी और टर्म्स एंड कंडीशन के कारण आप रिकवर कर लिए, तो रिकवरी को भी लेस करिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट की बातचीत बाद में आएगी। ये सब आइटम को बोला गया लिस्ट ऑफ एक्सपेंस से हटाकर ये लिस्ट को छोटा कर दीजिए। लिस्ट ऑफ एक्सपेंस का स्कोप को लिमिटेड कर दीजिए, इसको स्मॉल कर दीजिए, शॉर्ट लिस्ट बनाइए और फिर उस पे प्रॉफिट जोड़ के सेल्स लीजिए। तो लोगों ने आवाज उठाई, अरे भाई साहब, वो सब जो आइटम हटा दिए वो खर्चा तो है, रुपया तो गया है, अब आप उसको लिस्ट से हटाने बोल दिए, उस पे प्रॉफिट जोड़ के सेल्स लाने बोल दिए, तो जो हटाए हैं उसका पेमेंट कहां से करें? जो जो चीज हटवा दिए, फाइन का अमाउंट आप बोले हटा दीजिए, तो फाइन देंगे कहां से? तो भाई हमने बोला कि कस्टमर से जो तुम ले रहे हो वो ये रुपया ले रहे हो, कस्टमर से जो रुपया लिया उससे ये सब एक्सपेंस का पेमेंट करो, बाकी आपका प्रॉफिट। इन प्रॉफिट में से जो जो आइटम हटाए हो ना, कौन कौन सा? एबनॉर्मल कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, फाइन पेनल्टी डैमेजेस, फाइन पेनल्टीज डैमेजेस, ये 3 का पेमेंट होगा। इम्प्यूटेड कॉस्ट का पेमेंट नहीं होता है। इम्प्यूटेड कॉस्ट तो सोचा आपने, तो ख्वाबों का कॉस्ट था। वो तो आप एक ऑप्शन सोच रहे थे अपने लिए, वो नहीं कर पाए तो उसका नुकसान इसके नाम मान दिया। ऐसा थोड़ी होता है। इम्प्यूटेड कॉस्ट का पेमेंट नहीं होता। तो ये सब जो कॉस्ट आप वहां पे किए हैं, कस्टमर से नहीं लेने देंगे, आप उसको अपने प्रॉफिट से पे करके अपना जो बचा वो नेट प्रॉफिट एंजॉय करिए। कस्टमर से जो प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। कस्टमर से जो एक्सपेंस आप चार्ज कर सकते हो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। इसी कॉस्ट का हिसाब प्रॉपर स्टेटमेंट्स में प्रॉपर तरीके से रखा जाए, प्रॉपर तरीके से हिसाब किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए, तो प्रॉपर रिकॉर्डिंग को ही हम बुलाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। इसको रिकॉर्ड करने के लिए जो नियम कानून है, रिकॉर्ड करने के जो नियम कानून है, उस नियम कानून को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। What are cost accounting principles? They are some basic rules and regulations which are to be considered to do cost accounting. Cost accounting deals with proper recording of cost. Cost means the item which we can charge to customer, the item of expense which we can charge to customer. In general, item of expense का जो लिस्ट है वो बहुत बड़ा हो सकता है, उसमें से कुछ आइटम को हटा दिया गया है। ओके, उस आइटम को हटा के फिर उसका पेमेंट कहां से करोगे? जो आइटम को हटाया उसका पेमेंट कहां से करोगे? प्रॉफिट से करोगे।
अब ये सब जो बनाया गया ना मेरे दोस्त, ये सब बनाया गया समझाने के हिसाब से, गाइडेंस के हिसाब से, एथिकल पॉलिसीज के हिसाब से कि ऐसा करते हो तो ये उचित है, बट ऐसा करना ही पड़ेगा ऐसा कोई रूल नहीं है। नहीं करोगे तो मत करो, जब तक तुम्हारा जोर चलता है चलाओ। ये सब प्रिंसिपल्स इसलिए बनाए गए थे कि आपका बिजनेस हमेशा गोइंग कंसर्न रहे, कोई आपके बिजनेस पे उंगली न उठा पाए। अगर आप ये सब पॉलिसीज को नहीं मानोगे तो बिजनेस ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं करेगा, कोई ना कोई आके आपसे आगे निकल जाएगा। कस्टमर आज नहीं जानता है, कल जब उसको मालूम पड़ेगा तो वो दूसरों के पास डाइवर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं मानोगे तो कोई गवर्नमेंट का आदमी आके आपको जेल में ले जाएगा ऐसा नहीं है, आप खुद ही अपनी मौत मर जाओगे। इसलिए इसको फॉलो करने का कोई लीगल रूल एज सच नहीं बनाया गया, बट विथ मॉडिफिकेशन हमारा इंडियन गवर्नमेंट स्पेसिफिकली विथ टाइम इसको अडॉप्ट किया, ऐसे प्रिंसिपल्स को। बेसिकली ये प्रिंसिपल अडॉप्ट होने शुरू हुए 1980s के टाइम, जब इंडियन मार्केट में थोड़ा ये सब रेगुलेशन का जरूरत था, क्योंकि यहाँ पे कंपनियां बहुत अग्रेसिवली कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रही थी। तब कांग्रेस सरकार ने ऐसा एक कमिटी बनाया जो इस सब को बारे में सोचे इंडियन एनवायरनमेंट में, और हम लोग थ्रू कंपनीज एक्ट उनके ऊपर ये नियम कानून लगाएं। अगर आप इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो ऐसा माना जाएगा आपने कंपनीज एक्ट की बातें नहीं मानी, और अगर आप कंपनीज एक्ट की बातें नहीं मानते हैं तो आपको फाइन फाइन पेनल्टी डैमेज और प्रिजनमेंट सब कुछ हो सकता है, आपकी कंपनी का लाइसेंस भी बंद किया जा सकता है। और ये सब उन्हीं को जरूरत है जहां पे अभी भी लोग सीखे नहीं हैं, यानी कि इंडिया में ये सब चलता है। मैंने CIMA का डिग्री किया है। CIMA आपने नाम सुना है ना, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड का डिग्री, कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड का डिग्री देता है। इन लोगों ने कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं बोला, इन लोगों ने बोला मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इन्होंने अपने कॉस्ट अकाउंटेंट का थोड़ा हाई प्रोफाइल नाम दे रखा है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो जब मैं ये डिग्री पास किया तो मैंने इनको चिट्ठी लिखा, पूछा कि जैसे हमारे इंडिया में कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट से अगर कोई कॉस्ट अकाउंटेंट बनता है तो उसको तो कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत सारा लीगल काम मिलता है कंपनीज एक्ट के थ्रू। कंपनीज एक्ट ने बोल रखा है ना, कंपनियों को ये GACAP मानना होगा, ये कॉस्ट अकाउंटिंग के नियम मानने होंगे, तो कॉस्ट अकाउंटेंट को रख लिया जाता है ये काम करने के लिए। तो मैंने पूछा आपके यूके में ऐसा है क्या? बोलते नहीं है। लेकिन उन्होंने उल्टा जवाब ये दिया, लेकिन हमने जो पढ़ा है वो दुनिया का किसी भी इंस्टीट्यूट से ज्यादा आपको पढ़ा है। मैं बोला यार काम का पता नहीं है, बोलता ज्यादा पढ़ा है। चलिए ठीक है, अब ये सोचने की बात है कि यूके जैसा देश में, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड जैसा देश में ये नियम ही नहीं है। मतलब क्यों नहीं है? तो वहां का गवर्नमेंट को दिमाग नहीं है कि नियम बनाने का? वहां का गवर्नमेंट जानता है कि यहाँ के बिजनेसमैन में बाई कॉमन सेंस ये बुद्धि है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई करते ही नहीं है, तो ऐसा कानून बनाना ही नहीं पड़ा। कानून वहां बनाना पड़ता है ना जहां कानून लोग तोड़ते रहते हैं। तो ये सारी बातें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा लाइवली है। ओके, इंडिया के बाहर जाएंगे तो ये सब जनरल है। इंडिया में बहुत चीज जबरदस्ती कराना पड़ता है अभी लोगों को, बाहर में जनरल है, जो लोग ऐसे ही समझ के कर लेते हैं, उनको बोलना नहीं पड़ता, उनको कोई कानून की भी जरूरत नहीं है इसके लिए। ओके ओके, दिस वे if when we are understanding GACAP, this is basically to understand how to interpret the meaning of cost. When we are understanding GACAP, the idea is how to understand the meaning of cost. Idea is how to understand the meaning of cost. GACAP को इंडिया में बनाया है एक टीम ने, ये आप नोट कर सकते हैं। GACAP has been
formulated in India by Cost Accounting Standards Board of India. Cost Accounting Standards Board of India. GACAP has been formulated in India by Cost Accounting Standards Board of India. ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कांग्रेस सरकार ने 1970 में पहली बार एस्टैब्लिश किया। अपोजिशन ने इसके अगेंस्ट में आवाज उठाई। 1980 में ये बंद हो गया। फिर 1988 में ये वापस फुल फ्लेजेड चालू हुआ। फर्स्ट इसका काम यही था 1988 में कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग करने के कुछ नियम बनाए जो जनरल वे में सबके लिए एप्लीकेबल हो, और उस नियम से हमारे देश की जनता पर कम से कम अफेक्ट्स आए। मतलब बेसिकली ऑल नियम शुड बी इन फेवर ऑफ कंज्यूमर्स, दैट वाज द मेन आइडिया। क्योंकि वो जो एरा था ना उस समय 1990s का, वो एरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का बूम का एरा था इंडिया में। उस समय जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी वो लोग बूम में आ गई थी, तो वो लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रही थी। जैसे बाहर से भी बहुत सारी कंपनियां आ गई थी और बहुत हिट हो गई थी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कोलगेट और ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो लोग इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग कर करके गुड्स बेच रही थी। और आज भी है, 5 रुपए का माल 50 रुपए में आता है हमारे पास। जैसे आप एक छोटा सा विक्स वेपोरब जो खरीदते हैं वो 70 रुपए का आता है, इतना सारा डब्बी। वो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर स्टडी करेंगे तो 2 से 3 रुपए। कैन यू इमेजिन? और हम लोग खरीदते हैं। और ये सब 70 पे आके रुक गए जब इतने कड़े कड़े नियम बने। इसके पहले तो आप इमेजिन करिए, आप एक कोलगेट जो खरीदते हैं ना, वो सोडियम से बना हुआ एक टूथपेस्ट, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5 से 7 रुपया होगा। हम लोग 80-80 रुपया में ट्यूब खरीद के लाते हैं। इमेजिन, ये आज का सिनेरियो है। उस समय क्या था? तो उस समय ऐसा जरूरत था कि कोई कानून बने भाई, वरना ये लोग तो पूरा कंज्यूमर को खत्म करके रख देंगे। और फिर इसके ऊपर एक और कानून बना कि गवर्नमेंट को ये देखना भी तो चाहिए कि कंपनियां ये कानून मान रही है कि नहीं मान रही है। हमने बना दिया, गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ने बैठ के बना दिया, बट कंपनी मान रहा है कि नहीं मान रहा है कैसे पता चले? तो फिर हमने एक दूसरा कानून बनाया, कॉस्ट ऑडिट का कानून। कंपनीज एक्ट के अंदर में ही बनाते गए। कॉस्ट ऑडिट का पहली बार लॉ बना और उसमें बोला गया कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, तुम अपने अंडर से स्टूडेंट्स को पढ़ाकर कॉस्ट अकाउंटेंट बनाओ। उनको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया इसके लिए। और वो कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट ऑडिट के माध्यम से ये चेक करेंगे कंपनियों में जा जाके कि उन्होंने ये नियम माना कि नहीं माना। जो भी हुआ, माना या न माना, सच वहां पे लिखो और उसका रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करो। गवर्नमेंट उसको स्कैन करेगा, डाउट होगा तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा या कंपनी को शो कॉज नोटिस भेजेगा, बताएगा कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है हमारे देश में आके। ये इस पढ़ाई का इंपॉर्टेंस, कॉस्ट अकाउंटेंट बनने का इंपॉर्टेंस। इनका काम क्या है कि जो नियम कानून बने वो नियम कानून को समझ लें पहले क्यों बने, और दूसरा वो नियम कानून कंपनियों में अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनको सिर्फ गवर्नमेंट के बोलने पे ही रखा जाता है। फिर गवर्नमेंट ने जानबूझ के उन कंपनियों पे एक्शंस लिया, उनको एकदम धुआं 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 दिखा दिया कि भाई तू कितना बड़ा दोषी है। पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन सब इनिशिएट किया कि बाकी कंपनियां डरे। तो फिर कंपनियां डर डर के आप लोग को पहले से ही रखने लग गई इंस्टीट्यूट को बोल बोल के कि भाई कॉस्ट अकाउंटेंट है तो भेज देना, एक बार पहले से ही देख लेगा, बाद में फिर ऑडिट में पकड़े जाएंगे तो बहुत लोचा होता है।
तो वो लोग जॉब में रखने लग गई। और अब बहुत हद तक चीजें उन प्रिंसिपल्स के हिसाब से फॉलो की जाने लगी है, बहुत हद तक। ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है ना, ये एक छोटा मोटा बोर्ड नहीं है। इसमें कौन कौन लोग मेंबर बनता है पता है? दिग्गज लोग। दिग्गज मतलब आप जितना भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लीगल अथॉरिटी सुने हैं, उन सब को लेकर एक एक मेंबर बन लेकर यहाँ पर बोर्ड बनाया गया है। जैसे एक इस बोर्ड का हेड होता है, वो छोड़ दीजिए, वो चेयरमैन बोला जाता है। वो इनके मेंबर्स में से ही होता है। बट इनके मेंबर्स में कौन कौन से लोग होते हैं? मेंबर्स में से एक चेयरमैन बनता है। मेंबर में एक रिप्रेजेंटेटिव होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से, एक रिप्रेजेंटेटिव आता है आरबीआई से, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है सेबी से। सेबी का नाम सुने? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर एक एक मिनिस्ट्री, एक एक रिप्रेजेंटेटिव होता है मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सेक्टोरल इंडस्ट्रीज। सेक्टोरल मिनिस्ट्री भी बोलते हैं हम लोग। सेक्टोरल मिनिस्ट्रीज इज बेसिकली एक डिफेंस मिनिस्ट्री होता है, एक आयरन एंड स्टील मिनिस्ट्री होता है, एक पोर्ट मिनिस्ट्री होता है, रेलवे मिनिस्ट्री होता है। वहां से एक एक रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। पीएसयूज जितने भी हैं उसके नॉमिनेट किए हुए कुछ डायरेक्टर लोग यहाँ पे बैठते हैं। आरबीआई से लोग बैठते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी से, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से लोग बैठते हैं। इसके अलावा कुछ एकेडमिशियन, कुछ प्रोफेसर लोगों को, जाने माने कोई दिग्गज प्रोफेसर पीएचडी स्कॉलर हैं तो उनको बैठाया जाता है। और इसके अलावा कोई और भी मेंबर जो लगता है कि इस बोर्ड में बैठने लायक है तो उसको भी नॉमिनेट करके बिठाया जा सकता है। इमेजिन द ग्रेविटी ऑफ द बोर्ड। 1988 से इन्होंने काम यही किया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के जनरल प्रिंसिपल्स बनाए। साल में ये लोग 2-3 बार मीटिंग करते हैं और उसके बाद ये लोग कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर वर्क किए। नाउ व्हाट आर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेसिकली प्रिंसिपल्स ओनली, जो आप जनरल में सीखे हो, 7 प्रिंसिपल्स जो आप सीखे हो, उसी को ही थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के एक एक स्पेसिफिक आइटम पे जाके सीखें। जैसे कॉस्ट में बहुत सारे आइटम होते हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओके, डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट, रिपेयर्स कॉस्ट, पोल्यूशन कॉस्ट, क्वालिटी कॉस्ट, बहुत सारे कॉस्ट के आइटम्स होते हैं। तो एक एक आइटम पे वो प्रिंसिपल कैसे लगेंगे उसके ऊपर उन्होंने लिखा है। जब ये कमेटी बनी थी, बोर्ड रादर बना था, तो इनको काम दिया गया था 39 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखने का। 39 टॉपिक्स डिसाइड किया गया था कि इस पे आप लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है। आज तक इन्होंने 21 बना दिए, 21 स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं। आप एक काम कर सकते हैं, ये सब जो मैं बता रहा हूँ किताब के ज्ञान कम बता रहा हूँ आपको, रियल वर्ल्ड के ज्ञान बता रहा हूँ। आप जाइए गूगल में सर्च करिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितने हैं। आपका होमवर्क आज यही है कि वो कितने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, हाउ मेनी, और उसका नाम और लिस्ट बना के लाइए। नेम और नंबर, कितने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसका नाम और नंबर। गूगल से ऐसे ही बहुत सारा चीज इधर उधर का पूछते हैं, आज एक काम का पूछिए, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल इन इंडिया, एंड कितने ठो है उसका पूरा नाम और नंबर। एंड एग्जाम में आजकल इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ रहा है। सो यू नेवर नो आपका रिसर्च किया हुआ चीज आपको किस तरह से हेल्प कर दे। वैसे मेरे मैट में सब कुछ है, लेकिन एक साथ नहीं है, अलग अलग चैप्टर में घुसाया हुआ है। बट मैं चाहूंगा कि आप इसका पूरा लिस्ट बना लें, अपने नोट्स में, कॉपी में, नेट से देख के उतार लें। हम लोग नेक्स्ट डे इसको रिटेलिएट कर लेंगे। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप सर्च कर सकते हैं, और प्रेजेंट में कौन कौन से इंसान इसके मेंबर हैं वो भी पढ़ सकते हैं। उनका नाम, पूरा पता, ईमेल आईडी सब मिलेगा आपको। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बोलकर खाली सर्च करिए, यू विल गेट एवरीथिंग। ओके, तो मुझे खाली यही बताना है कि जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स
में पहले प्रिंसिपल्स क्या थे? 7 प्रिंसिपल थे। 7 में याद रखो 4 और 3 के हिसाब से। 4 में क्या क्या? एबनॉर्मल, फाइनेंस, इम्प्यूटेड, फाइन, पेनल्टी। ठीक है। और 3 में क्या क्या? सब्सिडी, रिकवरी और वो स्टैंडर्ड कॉस्ट वाला लफड़ा। ठीक है। तो ये 7 प्रिंसिपल बनाए गए जो हर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने एक एक एलिमेंट को लेके। और ये प्रिंसिपल बनाने वाले कौन है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। सब कुछ हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ रहे हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया को क्यों ये सब काम दिया गया था ये भी मैंने आपको बताया। और इसमें कॉस्ट अकाउंटेंट क्या काम करता है ये भी आपको बताया। ओके। नाउ विद दिस लेट अस कम टू लिटिल एकेडमिक्स लेवल। एकेडमिक्स लेवल मतलब आपका एग्जाम ओरिएंटेशन बातचीत में आ जाइए। एग्जाम ओरिएंटेशन बातचीत में आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है कि व्हाट आर द एक्सक्लूजन्स इन जीएसईपी, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको वो 7 आइटम ध्यान रखना है। एंड उसके अलावा एक बहुत कॉमन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको अलग अलग सिचुएशन बना के देता है और पूछता है बताओ ये कॉस्ट का पार्ट है कि नहीं है। बताओ ये कॉस्ट का पार्ट है कि नहीं है। एक सिचुएशन बना के देता है जैसे कि एक कंपनी, एग्जांपल सोचो, एक कंपनी कुछ लोहा मंगवाया एक ट्रांसपोर्टर से। एक एग्जांपल, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, वो इंग्लिश में आया था, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। एक कंपनी ने कुछ लोहा मंगवाया ट्रांसपोर्टर से। वो एक शहर से दूसरे शहर लॉरी से मंगवाया, लॉरी ट्रांसपोर्ट से। तो उस लॉरी में उस लोहे के कारण कुछ डैमेजेस हो गए। लॉरी में टूट फूट हो गया, लॉरी खराब हो गया। तो ट्रांसपोर्टर ने माल छोड़ते टाइम लॉरी टूटा भांगा तो डैमेज क्लेम किया 10,000 रुपया। ये 10,000 रुपया को लोहे के कॉस्ट में जोड़ देना चाहिए क्या? नहीं जोड़ना चाहिए। अब आपको इसका आंसर खाली यस नो में थोड़ी देना है, आपको समझाना पड़ेगा। एज पर जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एनी काइंड ऑफ फाइन, पेनल्टी, damages paid to any party for an item of cost should not form part of cost. Therefore, the damages paid to the transporter is not supposed to form part of cost. ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। ये केस स्टडी बेस्ड एग्जाम क्वेश्चन है जो हमारे डिस्कशन से कनेक्टेड है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिकली आइटम पे पूछे जाते हैं। जैसे इनकम टैक्स कॉस्ट का पार्ट है कि नहीं है। अभी जीएसईपी में नहीं आया था बट आप सोचो इनकम टैक्स कॉस्ट का पार्ट है कि नहीं। जीएसईपी के 4 और 3 में ये नहीं आता है बट फिर भी ऐसे क्वेश्चन हम पूछते हैं, वो सब अभी हम लोग पिकअप करेंगे। ओके। दूसरा हम लोग ऐसे भी आपको पूछते हैं जैसे किस ग्राउंड्स पर बैड डेट कॉस्ट का पार्ट बन सकता है। सोचिए कितना खतरनाक क्वेश्चन हो सकता है ये सब। अब जीएससीपी में नहीं था लेकिन ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब देयर आर सम अदर एक्सक्लूजन्स फ्रॉम कॉस्ट विच आर नॉट कवर्ड इन जीएससीपी। जीएससीपी में मैंने 7 एक्सक्लूजन बताए। अब आप और भी नया नया चीज सीखिए। हम लोग बेसिकली अभी पढ़ने वाले इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन इन कॉस्ट। ओके। अगर इंक्लूजन एक्सक्लूजन अच्छे से समझ में आ गया तो आप अचानक से देखेंगे कि आप एक चैप्टर में मेरे साथ एंट्री ले लिए जिसका नाम है कॉस्ट शीट। इसके बाद ही हम लोग एक नया चैप्टर में घुस जाएंगे जिसका नाम है कॉस्ट शीट, और कॉस्ट शीट का बोझ आपका आधा हो जाएगा अगर आप ठीक से इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन समझ लिए तो। आइए आप हेडिंग दीजिए, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन्स इन कॉस्ट। नंबर 1, देखिए कॉस्ट इंक्लूड्स only those expenses that are
directly or indirectly related to operations or main business of an organization. कॉस्ट मतलब सिर्फ वही एक्सपेंसेस जो आपके मेन बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ हो। ओके, अब ये मेन बिजनेस कैसे पहचानते हैं? ये आप ऐसे बोल सकते हो जैसे जिस कंपनी का जिस चीज के लिए नाम है, जिस कंपनी का जिस चीज के लिए नाम है वही उसका मेन बिजनेस है। एसजीसी का किस लिए नाम है? पढ़ाने के लिए। क्रिकेट खेलने के लिए तो नाम नहीं है ना। समझ में आया मेन बिजनेस क्या है एसजीसी का? आईटीसी होटल का, आईटीसी होटल बोल ही दिया मैंने पूरा। आईटीसी सुनार बांग्ला जो यहाँ पे है उसका मेन नाम किस लिए है? होटल के लिए। समझ में आ रहा है? सो एवरी बिजनेस हैज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ समथिंग, दैट समथिंग इज इट्स मेन बिजनेस। उससे जुड़ा हुआ जो एक्सपेंसेस है वही कॉस्ट बनता है। उसके अलावा बाकी और भी उस कंपनी में एक्सपेंस होते हैं, वो सब कॉस्ट का पार्ट नहीं है। ओके सर, बाकी कैसे एक्सपेंस हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं, मान लीजिए यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और फिर हर साल न्यू ईयर को डर्बी में जुआ खेलता हूँ, तो जुआ खेलना इज इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू पढ़ाने का बिजनेस? हाँ, समझ में आ रहा है आपको कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलना चाह रहा हूँ? मेरा बिजनेस है पढ़ाने का, और फिर मैं इसी रुपयों से या इसी बिजनेस के नाम पर जाकर जुआ खेलता हूँ, तो जुआ खेलने से रुपया जाता है, ठीक है? तो वो रुपया जो गया वो एक्सपेंस का लिस्ट में तो जाएगा, और एक्सपेंस का लिस्ट में अगर गया तो जरूरी नहीं है वो कॉस्ट बने। और ऐसा एक्सपेंस को जीएससीएपी ने बाहर नहीं किया था, ऐसा एक्सपेंस इस प्रिंसिपल से बाहर हो जाएगा। कॉस्ट इंक्लूड ओनली दोज एक्सपेंस दैट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस। एक और तरीका से, मेरा जुआ कैसे खेले सिखाने का इंस्टीट्यूट है, जुआ कैसे खेले ये सिखाने का इंस्टीट्यूट है, इसलिए हम लोग हर साल डर्बी में जुआ खेलते हैं, उसमें रुपया लगाते हैं, खर्चा होता है। अब ये कॉस्ट का पार्ट है कि नहीं? एकदम है भाई, कनेक्टेड है ना। समझ गए? भले ही पूरा बिजनेस इलीगल हो, वो अलग बात है, हो सकता है पूरा बिजनेस ही इलीगल हो, हम लीगल बिजनेस इलीगल बिजनेस को लेकर नहीं पढ़ रहे। मैं आईएसआई का एजेंट हूं, टेररिस्ट। मेरा काम क्या है आपको पता है? तो मैंने अपने कुछ एम्प्लॉइज को बंदूक चलाना सिखवाया, उसका ट्रेनर आया, पैसा ले गया, कॉस्ट लगा, वो कॉस्ट का पार्ट है कि नहीं है? मेन बिजनेस से कनेक्टेड है ना। अगर मैं पढ़ा रहा हूं एसजीसी में और इधर काजल दीदी को बंदूक चलाने का ट्रेनिंग दिलवा रहा हूं, खर्चा लग रहा है, तो ऐसा खर्चा कॉस्ट का पार्ट नहीं है। लेकिन ये चीज जीएससीएपी में बाहर नहीं किया था, ये कॉस्ट का एक मीनिंग डिराइव किया गया था। अगेन किसने ये डिराइव किया? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वालों ने ही बताया। रादर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड तो अभी 1980s में एक्टिवेट हुआ, 1940s से चल रहा है। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीआईएमए, वो दुनिया का पहला इंस्टीट्यूट है कॉस्ट अकाउंटेंसी के ऊपर, सीआईएमए। और फिर उनको देखा देखी हर देश में कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट बना, तो उन्होंने उससे पहले भी कॉस्ट का मीनिंग बता दिया था कि कॉस्ट मतलब ये होना चाहिए।
और उनके पहले कितने सारे पूर्वज लोग बिजनेस करते करते वो चीज को फॉलो कर रहे थे, फिर उन्होंने लिख दिया तो देश भर में या दुनिया भर में फैला। ओके, तो ये जो मीनिंग है, मैं वापस बता दूं, ये जीएसीएपी में नहीं है, बट इसको सीएएसबी ने एक्सेप्ट किया है, और रादर ये ऐसा मीनिंग है जो दुनिया भर में एक्सेप्टेड है, और उसमें ये क्लियर क्लियर लिख दिया गया है। ओके, अभी मैंने जितना एग्जाम्पल दिया, ऑब्वियसली मैं वो लिखा नहीं सकता, आपको वो सब एग्जाम्पल दिमाग में रखने, और जब क्वेश्चन आएंगे अभी तब आपको उसको क्रैक करने हैं। दूसरा नंबर लिखिए, कॉस्ट एक्सक्लूड्स। नंबर ए, आइटम्स ऑफ इन्वेस्टिंग नेचर। एग्जाम्पल दीजिए। मतलब आइटम माने एक्सपेंस का आइटम, लिस्ट ऑफ एक्सपेंस का बहुत बड़ा लिस्ट है, और उसमें बहुत सारे आइटम है। कुछ आइटम ऐसे हैं जो इसलिए अराइज किए हैं क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करते हो। वेरी गुड। हमने एक कंपनी का शेयर्स खरीदा था, हम एक एसएससी पढ़ाने वाले लोग, हमने एक कंपनी का शेयर खरीदा, जिसके थ्रू खरीदा वो ब्रोकरेज ले लिया, तो ब्रोकरेज हमारा लिस्ट ऑफ एक्सपेंस में चला गया। किस लिए वो ब्रोकरेज लगा? पढ़ाने के लिए? मेन बिजनेस के लिए? नहीं, इन्वेस्टमेंट किए इसलिए, तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है। कैसे कनेक्ट करना है? देखो, लिस्ट का मैं एग्जाम्पल जो दे रहा हूं ना, वो एग्जाम्पल को आप इस मीनिंग से कनेक्ट करो, ऊपर के मीनिंग से कनेक्ट करो। इससे फायदा क्या होगा कि आपको एग्जाम्पल नोट करना नहीं पड़ेगा और एग्जाम्पल याद करना नहीं पड़ेगा। आपके सामने कोई भी सवाल आएगा, आप जवाब दे दोगे। प्रोफेशनल एग्जाम में खाली यही अलग स्किल चाहिए होता है कि कोई भी सवाल का जवाब आपको आता हो। जो अगर अनप्रोफेशनल एग्जाम की बात करते तो 4 एग्जाम्पल लिखाते हो, उसी से एग्जाम में आएगा। प्रोफेशनल एग्जाम में यही टैलेंट आपको तैयार करना है कि कुछ भी सवाल हो हम जवाब दे देंगे। तो ये लिंकिंग जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आपको करना है। ओके, और दूसरा एग्जाम्पल दीजिए। चलिए, एक तो ब्रोकरेज है, और कोई अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं? कोई सोच पा रहा है? कंट्रीब्यूट करिए, खाली एक बच्चा कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप लोग भी सोच सकते हैं। वो सब वो नहीं आएगा इधर। हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ऐसा सोचिए, वी आर इन्वेस्टिंग, एज अ कॉन्सिक्वेंस वी आर हैविंग सम आइटम इन द एक्सपेंस लिस्ट, और एज अ कॉन्सिक्वेंस वी आर हैविंग सम आइटम ऑन पीएल डेबिट साइड। तो आई वांट टू नो some name of that, some name of item which can exist on पीएल डेबिट साइड जो इन्वेस्टमेंट के कारण आ रहा है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है ना? पीएल में डेबिट साइड में आता है कि नहीं आता है? इन्वेस्टमेंट का डिवैल्यूएशन या इन्वेस्टमेंट का वैल्यू रिटर्न ऑफ, ये पीएल में डेबिट में आता है ना, लेकिन ये सब कॉस्ट का पार्ट नहीं है। क्यों? क्यों पार्ट नहीं है कॉस्ट का? मेन बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स यूज्ड इन बिजनेस। एसेट्स जो बिजनेस में यूज हो रहे हैं आपके मेन बिजनेस में, उसका डेप्रिसिएशन भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। अगर आप एसेट खरीदते हैं तो वो किससे कनेक्टेड है? इन्वेस्टमेंट से, करेक्ट। लेकिन उसका डेप्रिसिएशन जो है वो उसी इन्वेस्टिंग नेचर का आइटम पीएल में जा रहा है। लेकिन अगर वो एसेट बिजनेस के लिए खरीदा गया है तो उसका डेप्रिसिएशन इन्वेस्टिंग नेचर का नहीं माना जाएगा, उसका डेप्रिसिएशन को उधर ऊपर में क्लासिफाई कर देंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू बिजनेस हो रहा है। एसेट खरीदना इज इन्वेस्टमेंट, एसेट का डेप्रिसिएशन इज connected to investment, but if asset is being used for the
बिजनेस, देन डेप्रिसिएशन इज द कॉस्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखते रहिए सब। आइटम्स ऑफ फाइनेंसिंग नेचर। इसमें हम लोग जीएसीएपी से थोड़ा सा बात करके आए हैं। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट जैसे कि नाम क्या होता है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, डिविडेंड आया कि डिविडेंड दिया, दिया, डिविडेंड पेड। और उसी तरह से किसी से लोन लेने के चक्कर में अंडर राइटिंग कमीशन देना पड़ा। ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन, शेयर प्रिंटिंग कॉस्ट, शेयर सर्टिफिकेट का प्रिंटिंग कॉस्ट, एंड रिलेटेड आइटम्स। अंडर राइटिंग कमीशन, शेयर सर्टिफिकेट, प्रिंटिंग कॉस्ट, एक्सेट्रा, ये सब आइटम फाइनेंसिंग नेचर के हैं। सी नंबर, राइट ऑफ इंटेंजिबल्स। इंटेंजिबल समझते हैं क्या? जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, उसका राइट ऑफ करना, उसको हम लोग कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते। ओके, क्योंकि जब आप अपने बुक्स में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह लिखते हो तो वो सब माने जाते हैं परचेज गुडविल है, परचेज्ड पेटेंट है, परचेज्ड कॉपीराइट है, एंड उसका एक लाइफ होता है जो प्रोडक्शन करो या ना करो देना ही पड़ता है। ठीक है, अगर आपने मेरे से कोई पेटेंट राइट खरीदा तो उसका एक लाइफ होगा 10 साल या 20 साल। अब आप उस 10-20 साल प्रोडक्शन करो या ना करो, मेरे को तो अमाउंट देना पड़ेगा। मेरा आपका अमाउंट तो लग गया, तो आप धीरे धीरे राइट ऑफ करते रहिए। अब राइट ऑफ कर रहे हैं यानी आप बुक्स को सजा रहे हैं, बुक्स को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो उससे हमें आपका कोई मेन बिजनेस कनेक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा। बिजनेस चालू है तो वो कॉस्ट लग रहा है, बिजनेस बंद है वो कॉस्ट नहीं लग रहा है, तब हम समझते हैं कि वो मेन बिजनेस से कनेक्टेड है। बट गुडविल अगर आपके बिजनेस में पड़ा हुआ है, आप कोई बिजनेस कर ही नहीं रहे, तो भी आप राइट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी आप राइट ऑफ कर सकते हैं। तो राइट ऑफ इंटेंजिबल्स रिलेटेड टू गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, रिटर्न ऑफ जो भी होगा वो सब आपका कॉस्ट का पार्ट नहीं है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है एक। अगर आप कोई रॉयल्टी, टेक्निकल नो हाउ फीस, लाइसेंसिंग फीस बियर करते हो फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन या मेन बिजनेस, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन और मेन बिजनेस, तो ये इंक्लूडेड होता है, इसको कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं इन द नेम ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके ऊपर एक अलग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10। तो हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे, खाली नाम लिखेंगे अभी कि इनटेंजिबल से मिलता जुलता नाम था गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, रिटर्न ऑफ। लेकिन राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, आपने एक पेमेंट कर रखा है,
अब आपको बस समय बीतने से उसको बुक से हटाना है, चाहे आप बिजनेस करें या ना करें। लेकिन अगर कोई रॉयल्टी, टेक्निकल नो हाउ या लाइसेंसिंग फीस, दोज आर ऑल्सो काइंड ऑफ इंटेंजिबल्स, वो आप कोई अग्रीमेंट एंटर किया कि आप प्रोडक्शन करोगे तो दोगे, तो उसका पेमेंट इज सपोज टू बी इंक्लूडेड। कंफ्यूज मत होइएगा। नंबर डी, राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड ऑल। एक्चुअली ये सब का कनेक्शन मेन बिजनेस से नहीं हो पाता, इसलिए ये सबको जब आप राइट ऑफ कर रहे हैं, राइट ऑफ इज बेसिकली एडजस्टमेंट ऑफ द बुक्स। इसको लेके कोई आउटफ्लो तो आप करे नहीं या कब किए थे और उसको आप राइट ऑफ कर रहे हैं, तो ये सब आपके कॉस्ट के पार्ट नहीं है। नंबर ई, आर्बिट्ररी कॉस्ट। आर्बिट्ररी कॉस्ट मतलब क्या हुआ? बिना लॉजिक का कॉस्ट। कई बार ऐसे सरकमस्टेंस राइज हो जाते हैं कि कुछ खर्चा बेतुका वे में करना पड़ जाता है। जैसे कि एग्जांपल, हमारी कंपनी में एक मैनेजर को पूरा प्रोडक्शन का भार दिया गया था। अब रातों रात उसको क्या हुआ, वो मेरे को रात को फोन कर रहा है, बोल रहा है अगर कल सुबह मेरे घर 10 करोड़ रुपया पहुंचा तब तो मैं काम पे आऊंगा, और अगर मैं काम पे नहीं आया तो कोई भी वर्कर काम पे नहीं जाएगा, ये पक्की बात है। मंजूर है तो 10 करोड़ सुबह लेके फैक्ट्री में आ जाना, गेट पे मुझे पकड़ाना, तब अंदर जाना, फैक्ट्री चालू होगा। और हम क्या करते, मेरे को लगा कोई उपाय नहीं है, देना पड़ेगा, दे दो। सुबह सुबह ले जाके दे दी। और हम तो सोचे बिजनेसमैन है, क्या है 10 करोड़ इसको दिया, कस्टमर के नाम से वसूली करेगा, सबका रेट बढ़ा देगा। सही है? नहीं, ये एक तरह से एबनॉर्मल कॉस्ट है, अनप्लैंड कॉस्ट, बट इसका एक और नाम रख दिया गया है, आर्बिट्ररी कॉस्ट, अनप्लैंड कॉस्ट बाय मैनेजमेंट। और इसमें कई बार मैनेजमेंट दोषी नहीं होता है, इस बार कई बार ऐसा होता है सर्कमस्टेंस ऐसे आ जाते हैं कि ये कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, तो वो सारे कॉस्ट भी कॉस्ट के पार्ट नहीं है, इट इज टू बी ट्रीटेड लाइक एबनॉर्मल कॉस्ट। नंबर एफ, कॉस्ट बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स। ये क्या चीज है, कॉस्ट बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स? जैसे कि इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कब लगता है, जब इनकम होगा, बिना इनकम के तो टैक्स लगेगा नहीं। तो कॉस्ट बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स का मतलब यही है, प्रॉफिट हुआ तो वो कॉस्ट लगेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो कॉस्ट नहीं लगेगा। तो हमने कॉस्ट बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स को एक्सक्लूड कर दिया। अब आप पूछ सकते हैं क्यों एक्सक्लूड किया है? इसका कारण ये है कि इनकम टैक्स किसी भी देश में जब लगता है तो वो अलग अलग हेड्स में लगता है, ये तो आपको पता है। अदर सोर्स बोल के लग जाता है, कैपिटल गेन बोल के लग जाता है, सेल ऑफ मशीन बोल के लग जाता है, बिजनेस के लिए लगता ही है, और भी बहुत सारे कारण से लग जाता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल इन रियल सर्कमस्टांस टू डिस्टिंग्विश हाउ मच ऑफ इनकम टैक्स हैज बीन ड्यू टू द मेन बिजनेस। ये तो एक लमसम अमाउंट, और फिर इनकम टैक्स से बहुत सारे एग्जिम्पशन भी तो मिलते हैं, वो सब आप माइनस भी करते हो। तो जो लास्ट में आप टैक्स पे कर रहे हो वो मेन बिजनेस के कारण कितना अमाउंट है वो पता नहीं चलता, इसलिए इनकम टैक्स का अमाउंट को कॉस्ट के परव्यू से बाहर रखा गया। इनकम टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो भी होते हैं, जैसे कि एक्साइज, जैसे कि कस्टम्स, जैसे कि वैट, इसको एक्सक्लूड नहीं किया गया है।
ये इंक्लूडेड है। क्यों? रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, ठीक है, क्योंकि आप प्रोडक्शन करेंगे तो ही ये कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा। अब इसमें कुछ गवर्नमेंट ने क्राइटेरियाज बना रखे सेनवेट क्रेडिट का, कि अगर वहां से रिकवरी हो जाए आपका गवर्नमेंट के कुछ नियम के हिसाब से, वो सारे कॉस्ट रिकवरी हो जाए तो आप हटा दीजिएगा। उस जनरल प्रिंसिपल में लिखा हुआ ही है ऐसा। मतलब मैं क्या बोला, लिस्ट ऑफ कॉस्ट में, लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस में आपका बहुत सारा आइटम्स होता है, जैसे मटेरियल, लेबर। फॉर एग्जांपल मटेरियल में मान लो 100 रुपया था कॉस्ट, सप्लायर ने जोड़ा, प्लस एक्साइज ड्यूटी था 20 रुपया, टोटल 120 ले लिया। लिस्ट ऑफ कॉस्ट में इनकम टैक्स भी था आपका 50 रुपया, तो हमारा कहना है इनकम टैक्स हटा दीजिए, एक्साइज ड्यूटी रहने दीजिए। लेकिन जनरल प्रिंसिपल्स को मत भूलिएगा। एक्साइज ड्यूटी का कानून के हिसाब से अगर ये एक्साइज ड्यूटी रिकवरेबल है तो एनी रिकवरेबल अमाउंट हैज टू बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट, तो वो यहीं से आके फिर माइनस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लास्ट में माइनस कर देंगे 20 रुपया, जहां के हिसाब से रिकवरेबल है उसी आइटम से माइनस होता है। ओके, तो इफ इट इज रिकवरेबल देन सब्ट्रैक्टेड, इफ इट इज नॉट रिकवरेबल देन लेट इट बी इन द कॉस्ट। मिक्सअप मत करना। मैंने ये नहीं बोला सारा टैक्स बाहर कर दो, मैंने बोला खाली इनकम टैक्स को बाहर करो। इनडायरेक्ट टैक्स कैन ऑलवेज बी एसोसिएटेड विथ मेन बिजनेस। ओके, तो इसमें ही लिख लीजिए एक्सेप्शन इनडायरेक्ट टैक्स लाइक वैट, एक्साइज, कस्टम्स। अभी नया क्या आ रहा है इन सब के बदले? फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको एक चीज बता देते हैं, इंडिया में ही जो जीएसटी बोल के टैक्स आने का बातचीत हो रहा है उसका नाम जीएसटी रखा जा रहा है। पूरा विश्व में वो टैक्स ऑलरेडी है, इंडिया में लाने नहीं दे रहे लोग। ऑलरेडी है, इंडिया बहुत पीछे चलता है। और उधर उस टैक्स का नाम है वैट। बाहर में सारा कॉम्पोजिट वे में ही एक ही टैक्स लगता है जिसका नाम है वैट। हम लोग का इंडिया में वैट हो गया स्टेट गवर्नमेंट पे, एक्साइज हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, कस्टम्स हो गया सेंट्रल लेवल पे, बाहर में एक ही नाम है वैट। उसी को अब अडॉप्ट करें इंडिया में इन द नेम ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी कुछ ऐसा नहीं है कि नया है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, इंडिया में आने ही नहीं दे रहे लोग। चलिए ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स जिससे आपने नाम लिख लिया एग्जाम्पल में, कैन बी एसोसिएटेड विथ मेन बिजनेस ऑलवेज, मेन बिजनेस ऑलवेज, and hence it is included subject to recovery of tax under respective laws. Subject to recovery of tax under respective laws. ओके, इसके अलावा कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिसको हमेशा डिस्प्यूटेड वे में कॉस्ट अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट दिया गया, मतलब उसमें न जनरल वे में क्लैरिटी आया है और न कॉस्ट के मीनिंग से क्लैरिटी आया है। हम लोग इसका नाम दे रहे हैं डिस्प्यूटेड आइटम्स। मतलब इसको लेके हमेशा कुछ लोगों ने बोला है लेना चाहिए, कुछ लोगों ने बोला है नहीं लेना चाहिए, कोई फाइनल कंक्लूजन कहीं पे नहीं पहुंचा है। हम लोग अपनी पढ़ाई के लिए कंक्लूजन अभी बना लेंगे कि हमारे एग्जाम के लिए अगर कुछ भी आया तो हमें क्या करना है। ये डिस्प्यूटेड आइटम्स की कैटेगरी है। नंबर 1,
डिस्प्यूटेड आइटम्स में एक आइटम आता है ऑडिट फीस। एग्जाम पर्पस के लिए इसको हमेशा इंक्लूड करेंगे, इंक्लूडेड ऑलवेज। अज्यूमिंग इट एज कॉस्ट ऑडिट फीस। और इंक्लूड करने का भी एक हेड होता है, वो हेड अभी मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया, वो बाद में करेंगे। आप खाली थ्योरी के लिए लिख के रखिए, अंडर द हेड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। Included always, assuming it as cost audit fees under the head administrative overhead। ये मैंने डिस्प्यूट रिजॉल्व कर दिया, बट डिस्प्यूट है किस बात को लेके? लोगों का कहना है ऑडिट बहुत रकम का होता है। एक होता है टैक्स ऑडिट, दूसरा होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, तीसरा होता है कॉस्ट ऑडिट, चौथा होता है इंटरनल ऑडिट, पांचवा होता है सिस्टम्स ऑडिट, छठा होता है ऑपरेशनल ऑडिट, सातवां होता है एनवायरमेंटल ऑडिट। 1000 रकम का ऑडिट होता है। तो किसका फीस है? जब वर्ड खाली ऑडिट फीस है तो नियम के हिसाब से कुछ लोगों ने बोला हम मानेंगे टैक्स ऑडिट फीस है, तो हटा दो, क्योंकि टैक्स ऑडिट फीस तो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है। हम मानेंगे सिस्टम्स ऑडिट फीस है, तो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है। तो कुछ लोगों ने आर्ग्यू किया हटा दीजिए, ये मान के वो मान के। बट हम लोग एक सोल्यूशन मान लिए कि हम हमेशा इंक्लूड करेंगे कॉस्ट ऑडिट फीस मान के, और इंक्लूड करेंगे तो भी कहां पे करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में। नंबर 2, बैड डेट्स। बैड डेट्स, बैड डेट तो आप समझते ही होंगे नाम से, क्या है ये? हम लोग अपने पर्पस के लिए हमेशा इसको एक्सक्लूड कर देंगे। क्यों? मान लेंगे ये एक तरह का फाइनेंशियल लॉस है। फाइनेंशियल लॉस मतलब फाइनेंस आना था, डेटर से रुपया उठना था, नहीं उठा, फाइनेंस का जुगाड़ नहीं हुआ, लॉस हो गया, ऐसा कुछ मान लेंगे। अब लोगों का कहना है, कैसे डिस्प्यूट अराइज हुआ, इसमें लोगों का कहना है कि बैड डेट शुड बी अज्यूम्ड एज डिफॉल्ट ऑफ सेल्स पर्सन, तो इसको सेलिंग ओवरहेड मानो। कुछ लोगों का कहना है बैड डेट शुड बी अज्यूम्ड एज डिफॉल्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक से प्लानिंग नहीं किया, ठीक से ट्रेनिंग नहीं दिया, ठीक से सिस्टम नहीं बनाया, तो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मानो। हम लोगों ने सिस्टम बनाया कि ये फाइनेंशियल लॉस है, इसको हटा दो, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको भी सपोर्ट किया। बैड डेट को कॉस्ट अकाउंटिंग में कहीं पर भी दिखे, हटा देना। एक लास्ट आइटम, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट सुने आप? क्या होता है? व्हेन डू वी गेट कैश डिस्काउंट? व्हेन डू वी गेट कैश डिस्काउंट? When we make the payment before the due date. When do we give cash discount? When our customers pay us earlier than due date, then we give cash discount. तो is cash discount connected with main business? एक ग्रुप बोलता है आपने बिजनेस किया, आपने माल बेचा, तभी तो वो डेटर अराइज हुआ, तभी तो आप उसको डिस्काउंट दिए। दूसरा ग्रुप बोलता है कि कैश डिस्काउंट देने नहीं देने से मेन बिजनेस में फर्क नहीं पड़ता है। मेन बिजनेस में प्रोडक्शन होना चाहिए और सेल होना चाहिए। सेल का पैसा कब आया, कैसे आया, जल्दी आया, देर आया, वो फाइनेंस का पार्ट है, तो उसको एक्सक्लूड कर दीजिए। अलग अलग लोग का अलग अलग बात, और इसका कोई कंक्रीट सोल्यूशन नहीं आया। जब किसी बात पर एक सटीक निर्णय पर नहीं पहुंच सकते ना, तो उसको एक सुहानी मोड़ देकर छोड़ देनी चाहिए। ये डायलॉग था एक पिक्चर का, नहीं देखा क्या? तलवार।
तलवार पिक्चर ये हारूशी का डेथ मर्डर केस पे जो मूवी बना, इरफान खान एक्टिंग किया, वो मूवी एंड इसी डायलॉग पे होता है। उसमें एक्चुअली कौन मर्डरर था वो कंक्लूड नहीं हुआ लास्ट तक। तो सीआईडी वाले, यानी उस मूवी में दिखाया इरफान खान जो सीआईडी वाला था, उन लोग सीबीआई नहीं बोल के उन लोग सीडीआई बोला। मूवी में सीडीआई बोला, सीआईडी को सीडीआई बनाया, सीबीआई को सीडीआई बनाया। और उसमें मूवी में यही कंक्लूजन दिया कि अगर किसी निर्णय पर आप नहीं पहुंच सक रहे हो तो उसे गंदा रूप मत दो, एक सुहानी मोड़ दे के छोड़ दो। तो उस सीबीआई वालों ने रिपोर्ट सबमिट किया कि किसने मर्डर किया हमें नहीं पता चला, लेकिन जबरदस्ती फिर दूसरा पॉलिटिकल पार्टी उनको फंसा दिया। ओके, तो वैसे ही कैश डिस्काउंट पे भी यही कहानी, कुछ नहीं समझ में आए तो सुहानी मोड़ दे के छोड़े। सुहानी मोड़ हमारे लिए क्या है, हम एक्सक्लूड कर देंगे, ऑलवेज एक्सक्लूडेड, क्या समझ के, सेम बैड डेट वाला डायलॉग, कंसिडरिंग इट एज अ फाइनेंशियल लॉस। ओके, तो मैंने आपको बेसिकली ये जो लिस्ट बनवाया है, ये लिस्ट आपको दिमाग में बैठा के रखना है फॉर डूइंग सब्सिक्वेंट चैप्टर्स एंड सब्सिक्वेंट क्लासेस। ओके, एक बार जाते जाते खाली जीएससीपी का 7 पॉइंट बता देंगे, 4 और 3। 4 में क्या है, एबनॉर्मल, फाइनेंस इम्प्यूटेड, फाइन पेनल्टी डैमेज किसको, किसी को भी, गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो किसी को भी। और 3 में क्या है, सब्सिडी वाला, रिकवरी वाला। स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या बोलते हैं, वो डिविएशन निकालना होगा, नॉर्मल हुआ तो लेंगे, अब नॉर्मल हुआ तो छोड़ देंगे। और डिस्प्यूटेड में कितना आइटम है, ऑडिट, ऑडिट फीस, बैड डेट डिस्काउंट। ऑडिट फीस लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे, लेंगे। बैड डेट लेंगे कि नहीं लेंगे, कैश डिस्काउंट नहीं लेंगे। और ये सारी बातें इन जनरल एप्लीकेबल है, किसी एक आइटम के लिए मैंने कुछ नहीं लिखा है। इन जनरल कॉस्ट का मीनिंग से सब बाहर है। कॉस्ट का जनरल मीनिंग में ये बोल सकते हैं क्या, इट ओनली कवर्स द एक्सपेंसेस which are charged to customers, एक नंबर, which are directly or indirectly connected to main business, which are supposed to come on PL side, PL और balance sheet। cost मतलब which are supposed to come on PL which side, debit side। आपको ये सारा मैटर रीड करने मिलेगा हमारा एसजेसी मैट का पेज 1 और पेज 23। एसजेसी मैट पेज 1 पेज 23 में थोड़ा रीडिंग करके आइएगा, हम लोग नेक्स्ट डेज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।